हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज हम लोग जानने वाले हैं क्लास 9th के अध्याय 4 चुनावी राजनीति के सभी प्रश्नोत्तर के बारे में। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं इसका PDF भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसका पासवर्ड जो है आपको वीडियो में मिलेगा, इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपके लिए और अच्छे वीडियो लाते रहें। तो चलिए बिना देर किए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि चुनाव क्यों ज़रूरी है, इनमें कौन सा वाक्य सही नहीं है। तो यहाँ दिया है कि लोग अपनी पसंद के उम्मीदवार का चुनाव करते हैं, तो बिल्कुल चुनाव में ये होता है, लेकिन ये कह रहा है कि सही नहीं है, तो हमको गलत ढूंढना है। दूसरा है, चुनाव लोगों को सरकार के कामकाज का मूल्यांकन का अवसर प्रदान करता है। बिल्कुल, लोग मूल्यांकन करते हैं, जो सरकार अच्छी काम करती है उसको वोट देते हैं, नहीं करती है नहीं देते हैं। चुनाव लोगों की आकांक्षाओं को फलीभूत करने का अवसर प्रदान करता है, यानी लोगों की जो इच्छा होती है वो कौन शासक या कौन नेता पूरा कर सकता है, इसकी वो अवसर मिलता है और वे उस नेता का चुनाव करते हैं, तो ये भी सही है। और घ है कि चुनाव न्यायपालिका के काम काज में हस्तक्षेप करने का अवसर प्रदान करता है, तो ये गलत है। यानी न्यायपालिका जो है, जो हमारे कोर्ट्स होते हैं, उनके काम में हस्तक्षेप का अवसर प्रदान करता है चुनाव, तो ये बिल्कुल गलत है। ये हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है कि भारत के चुनाव लोकतांत्रिक है, यह बताने के लिए इनमें कौन सा वाक्य उपयुक्त कारण नहीं देता। यानी भारत का चुनाव जो है लोकतांत्रिक होता है, ये हमको कारण जानना है कि कौन ऐसा कारण जो है ये तय नहीं करता है कि भारत में चुनाव लोकतांत्रिक होता है। पहला है, भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा मतदाता है, तो यही चीज़ है, दुनिया के सबसे ज़्यादा मतदाता है, ये लोकतंत्र के लिए जो है एक तरह से कहा जाए कि प्रमाण नहीं देता है। इसके अलावा भारत में चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र होता है, 18 वर्ष के हर व्यक्ति मतदाता होता है, और चुनाव हारने वाली पार्टियां जनादेश को स्वीकार कर लेती है। यानी जो भी लोग चुनाव हार जाते हैं वो स्वीकार कर लेते हैं कि चलिए जनता ने इस बार उन्हें अपना वोट नहीं दिया, तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा मतदाता हैं। तीसरा है यहाँ कि निम्नलिखित में मेल ढूंढिए, तो हमने जो है आपकी आसानी के लिए यहाँ मेल कर दिया है, आप देख सकते हैं। सार्वभौम वयस्क मताधिकार, यानी सार्वभौम वयस्क मताधिकार का ही मतलब होता है कि बिना किसी भेदभाव के जो भी व्यक्ति 18 वर्ष हो गए हैं उन सभी व्यक्तियों को वोट देने का जो अधिकार है या मत देने का जो अधिकार है, उसी को सार्वभौम वयस्क मताधिकार कहते हैं। अगर इस तरह का प्रश्न भी आता है कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार क्या है, तो आप लिख सकते हैं कि 18 वर्ष से ऊपर के सभी व्यक्तियों को मत देने के अधिकार को सार्वभौम वयस्क मताधिकार कहते हैं। दूसरा है कमज़ोर वर्गों का प्रतिनिधित्व, तो अनुसूचित जातियों के लिए जो है आरक्षण दिया गया है कि जो अनुसूचित जाति या जनजाति के जो लोग हैं वो कमज़ोर हैं, इसलिए संविधान के द्वारा जो है उन्हें आरक्षण की व्यवस्था करी गई है। ग है खुली राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, यानी बिल्कुल ये छूट है कि सभी लोग जो है पार्टी बना सकते हैं और चुनाव लड़ सकते हैं, तो इसे खुली राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता कहा गया। एंड लास्ट है एक मत एक मूल्य, यानी एक व्यक्ति का जो वोट है वो बराबर है किसी दूसरे व्यक्ति के वोट से, चाहे वो कोई बड़ा छोटा क्यों ना हो, तो इसका मिलान हो जाएगा हर चुनाव क्षेत्र में लगभग बराबर मतदाता। तो चुनाव क्षेत्र का जो गठन होता है वो भी कई तरह की बातों को ध्यान में रख कर के होता है, विशेष जाति को लेकर के, धर्म को लेकर के, ये सारी चीज़ें तय करी जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि इस अध्याय में वर्णित सभी गतिविधियों की सूची बनाएं और इसे चुनाव से पहले से लेकर आखिर तक के क्रम तक सजाएं। यानी क्या क्या होता है चुनाव में, तो यहाँ दिया गया है, जो सजाया नहीं गया है हमने इसको सजा दिया है। आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। सबसे पहला चीज़ आता है चुनाव प्रक्रिया की घोषणा, यानी चुनाव प्रक्रिया की घोषणा होती है कि इस बार
जो है इस डेट या टाइम से जो है चुनाव की घोषणा होगी। जैसे चुनाव की घोषणा हो जाती है तो मतदाता सूची का निर्माण किया जाता है, यानी लोगों के नाम जोड़ने, हटाने, संशोधन करने का काम किया जाता है। उसके बाद चुनाव की घोषणा पत्र जारी करना शुरू कर देते हैं। विभिन्न राजनीतिक दल की वो लोगों को लुभा सके, बताते हैं कि उनके सरकार आएगी तो वे लोग क्या क्या करेंगे। तो घोषणा पत्र जारी होता है। उसके बाद जो है वे लोग अपना नामांकन दाखिल करते हैं, यानी जो लोग चुनाव लड़ने वाले होते हैं वो लोग अपना नॉमिनेशन कराते हैं। उसके बाद वे चुनाव अभियान में लग जाते हैं, अपना प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों से जाकर के मिलते हैं, अपने कार्यक्रमों को रखते हैं ताकि लोग जो है उनकी तरफ आकर्षित हो जाएं। उसके बाद जो है मतदान होता है, ठीक है। उसके बाद मतदान हो जाने के बाद जो है वोटों की गिनती होती है और गिनती होने के बाद जो है परिणाम निकल करके आता है। तो ये एक सही क्रम है। आप इस तरह से लिखेंगे तो पता चल जाएगा कि एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप क्या आएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि चुनाव के समय चुनाव आयोग की किन भूमिकाओं से सहमत हैं, यानी चुनाव आयोग जो है वो क्या करता है। तो कहा है कि फोटो पहचान पत्र एवं अन्य निर्धारित पहचानों के आधार पर ही मतदान हो। तो निश्चित तौर पर ये तय कर दिया जाता है कि किन किन चीज़ों से जो है वोट होगी, लेकिन ये चुनाव आयोग जो है पहले ही बता चुका है। दूसरा है कि चुनाव में सरकारी तंत्र के दुरुपयोग पर रोक लगना, और तीसरा है कि चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों के द्वारा उम्मीदवार तय करने में हस्तक्षेप करना, और चौथा है कि चुनाव आयोग मतदाताओं के साथ मतदान अधिकारियों की भी सुरक्षा करे। तो इसमें कह रहा है कि भूमिका से असहमत है, यानी कौन सी चीज़ जो है चुनाव आयोग नहीं करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग, यानी चुनाव आयोग राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को तय करने में हस्तक्षेप करना चाहिए। यानी चुनाव आयोग जो है ये तय नहीं करता है कि कौन से राजनीतिक दल जो है किसको अपना टिकट देंगे या किसको अपना उम्मीदवार बनाएंगे। तो ये वाला जो है ग जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है कि इस अध्याय में प्राप्त जानकारियों के आधार पर निम्नलिखित राय के पक्ष में 2 तथ्य प्रस्तुत करिए, यानी आप क्या सोचते हैं ये आपको बतलाना है। पहला तथ्य है कि सत्ताधारी पार्टी के लिए चुनाव जीतना आसान होता है, यानी जो भी पार्टी होती है सरकार में रहती है फिर चुनाव होता है तो उसके लिए चुनाव जीतना आसान होता है। तो इसका उत्तर देखिए हम किस तरह से लिखेंगे कि सत्ताधारी पार्टी के लिए चुनाव जीतना आसान होता है जब वो नागरिकों की आकांक्षाओं पर सही उतरे तथा वहाँ की समस्याओं को स्वयं को शामिल करते हुए उसका समाधान करे। ठीक है, सत्ताधारी पार्टी जो है फिर से चुनाव जीत सकती है, लेकिन इसके पीछे तर्क ये है कि कब जीत सकती है। तो तब जीत सकती है जब वो नागरिकों की आकांक्षाओं की पूरा करे, यानी जो हमारी नागरिकों की इच्छाएं हैं उनकी अगर पूरी करती है कोई भी सरकार तो फिर उसे सरकार में आने की पूरी जो है संभावनाएं होती है। लेकिन अगर वो लोगों के विरुद्ध काम करने लगे तो उसे जो है हार का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा है कि चुनाव निष्पक्ष एवं स्वतंत्र हो, इसके लिए जनता की भागीदारी होनी चाहिए, यानी चुनाव में किसी तरह की धांधली न हो, कोई रोक टोक न हो, इसके लिए जनता की भागीदारी होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या तथ्य प्रस्तुत करेंगे देखते हैं। करें कि चुनाव निष्पक्ष एवं स्वतंत्र हो, इसके लिए जनता की भागीदारी के साथ साथ निर्वाचन आयोग की भी भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि चुनाव संबंधी मामलों को सुलझाने में वही सक्षम है। निश्चित तौर पर निर्वाचन आयोग जो है चुनाव के समय में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहता है और वो हर तरह की गतिविधियों पर पैनी नज़र रखता है। अगर कहीं कोई भी किसी भी तरह की चूक होती है, गलती होती है, तो उसे तुरंत जो है समाधान करने की कोशिश की जाती है। जब भी कोई बाधा उत्पन्न होती है तो चुनाव आयोग को अगर लगता भी है कि वहाँ किसी भी तरह की चूक हुई है तो वहाँ पुनः मतदान कराया जाता है। तो इस तरह से कहा जाए कि निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी जनता की तो है ही, साथ ही साथ चुनाव आयोग इसके लिए बहुत ही ज़्यादा जिम्मेवार होता है। अगला है कि चुनाव आयोग को देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करा सकने लायक पर्याप्त अधिकार नहीं है, यानी पूरी तरह से अधिकार पावर नहीं है। तो इसको हम लोग देखते हैं। ग है, इसका उत्तर किस तरह से लिखेंगे कि चुनाव आयोग को देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करा सकने लायक पर्याप्त अधिकार नहीं दिए गए हैं। इसके लिए उसे न्यायपालिका और राष्ट्रपति के नियंत्रण से मुक्त रखा गया है।
यानी ये गलत है, उसको जो है पूर्ण रूप से जो है अधिकार मिले हुए हैं, वो एक तरह से कहा जाए कि सुपर पावर की तरह काम करता है। उस समय उसको बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, वो किसी के नियंत्रण में नहीं रहता है और खुली तरह से जो है वो काम करता है। घ है, हमारे देश के लोग चुनाव में लोगों की ज़बरदस्त भागीदारी होती है, यानी बहुत ज़्यादा लोग वोट करते हैं। इसके तर्क हम क्या देंगे, तो हमारे देश में चुनाव में लोगों की भागीदारी है, लेकिन इससे और अधिक लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, यानी जो परसेंटेज है मतदाताओं का वो और ज़्यादा बढ़ना चाहिए। करें कि क्योंकि चुनाव ही लोगों के प्रशासन में भागीदार बनने तथा यह लोकतंत्र का भी एक तरह से कहा जाए कि प्रमाण है। तो जितने ज़्यादा लोग जो हैं इस मुहिम से कह सकते हैं कि किसी भी मुहिम से अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते हैं, इसका मतलब ये है कि वो अच्छा है। तो लोकतंत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है अपना मतदान करें, तब हम मान सकते हैं कि लोकतंत्र बहुत ज़्यादा सफल है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि श्यामलाल को एक आपराधिक मामले में आजीवन कारावास की सज़ा मिली है। मोहनलाल को उसकी पत्नी दहेज के लिए प्रताड़ित करने के जुर्म में दोषी पाया गया है। अदालत ने दोनों चुनाव लड़ने की इजाज़त नहीं दिया है। क्या फैसला लोकतांत्रिक चुनाव के सिद्धांतों के खिलाफ है? अपने पक्ष में तर्क दीजिए। यानी दोनों को अलग अलग चीज़ों की वजह से जो है चुनाव लड़ने की इजाज़त नहीं दी गई है। क्या ये सही है? आइए देखते हैं उत्तर क्या होगा। उपयुक्त तो दोनों मामलों में अदालत ने चुनाव लड़ने की इजाज़त नहीं दी है, जो लोकतांत्रिक चुनाव के बुनियादी सिद्धांतों के अंतर्गत आता है, क्योंकि संविधान अपराधी व्यक्ति को चुनाव लड़ने की इजाज़त नहीं देता है, जिसे हाल के वर्षों में पूरे भारतवर्ष में लागू किया गया है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ या जो अपने समाज का नहीं हुआ, वो बाकी लोगों का क्या हो सकता है। तो इस तरह से ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने की इजाज़त नहीं देना लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। 8वां प्रश्न देते हैं कि हीरा एवं सैफुद्दीन ऐसे उम्मीदवार हैं जो आपराधिक मामलों में अदालत के आदेश से जेल में बंद है। न्यायालय के अंतिम फैसले आने से उनकी उम्मीदवारी को चुनाव आयोग को वैध मानना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में लोगों को क्या करना चाहिए? यानी इन लोगों को जो है अभी फैसला नहीं आया है, जुर्म साबित नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में इन लोगों को जो है चुनाव लड़ने की इजाज़त देनी पड़ती है। तो क्या ऐसी स्थिति में लोगों को यानी जनता जो है उनको क्या करना चाहिए? कहा है कि उसे चुनाव में विजयी बनाकर दोष मुक्त कर देना चाहिए, यानी उसको जो है ये बतला देना चाहिए, मैसेज दे देना चाहिए कि इसमें कोई दोष नहीं है। दूसरा है कि उसके आपराधिक छवि होने के कारण लोगों को मत नहीं देना चाहिए। घ है कि चुनाव के समय लोगों से मिलने देना चाहिए। और घ है कि अगर हाँ यानी ये सब चीज़ें अगर हैं तो क्या ये लोकतंत्र का अपमान नहीं है? तो आइए हम लोग देखते हैं इसका उत्तर क्या हम लोग करेंगे। और दूसरा कह रहा है कि अगर ये अपमान है नहीं है, तो दूसरा पॉइंट है कि अगर नहीं तो सदन की कार्रवाई में शामिल होने का मौका क्यों दिया जाता है, और ये भारतीय लोकतंत्र के लिए चुनौती है। तो आप इसके संबंध में अपना क्या राय रखते हैं? तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि यह वहाँ की जनता पर छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि यह अदालत का काम है। यानी ये जो काम है, क का उत्तर ये हो जाएगा कि उसे दोष मुक्त कर देना चाहिए। तो किसी को सज़ा देना या किसी की सज़ा को माफ़ करना, माफ़ तो नहीं करना, या जो है वो दोषी है या नहीं ये तय करना जो है न्यायपालिका का काम है, जनता का काम नहीं है। दूसरा है कि उसके आपराधिक होने के कारण लोगों को वोट नहीं देना चाहिए। तो हाँ, उसकी आपराधिक छवि होने के कारण लोगों को वोट नहीं देना चाहिए। उसकी छवि खराब है तो फिर क्यों वोट दें। नेक्स्ट तीसरा है कि चुनाव के समय उसे लोगों से मिलने देना चाहिए। तो चुनाव के समय उसे अपने विचार से जनता को अवगत करा देना चाहिए और उसे मिलने देना चाहिए। हो सकता है कि कहीं वो अच्छा हो और गलत तरह से फंस गया हो, तो उसे मिलने देना चाहिए। और घ है कि ये लोकतंत्र का अपमान नहीं है। तो बिल्कुल नहीं, यह लोकतंत्र का अपमान नहीं है। तो फिर दूसरा सवाल है कि अगर नहीं तो संसद में क्यों शामिल होने दिया जाता है? तो उसे उस शामिल होने का मौका दिया जाना चाहिए। और यह भारतीय लोकतंत्र के लिए चुनौती है, तो आपको क्या करना चाहिए? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए एक तरह की कहा जाए कि चुनौती है। इसके लिए जो है इससे निपटने के लिए सख्त से सख्त उपाय का सहारा लेना चाहिए। जैसे सामाजिक पृष्ठभूमि और आपराधिक पृष्ठभूमि के आधार पर नामांकन पत्र जो है उनको रद्द करना, गलत साक्ष्य देने पर
संविधान में कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रावधान होना चाहिए, जिससे भविष्य में ऐसा कोई भी जनप्रतिनिधि जो है वो कदम न उठा पाए, ताकि जो है वो गलत साक्ष्य लोगों के सामने रख सके। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। आपके लिए जो है हम इतनी सारी मेहनत करते हैं, आप जो है इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि हमारा भी मेहनत सफल हो जाए। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, सीखते रहें, देखते रहें। धन्यवाद।